Hello aspirants, we shall begin with question number 51. Consider the below statements. Statement number 1, the thalamus is lobed organ located near heart and breast and beneath the breastbone. Obviously it's right. यहीं पे जो है वो आपके पास thymus gland होता है. फिर उसके बाद second statement है, thymus provides micro environment for the development and maturation of T lymphocyte. This is T lymphocyte, not F lymphocyte. T lymphocytes. कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ऑब्वियसली बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट. और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, दिस इज स्टेटमेंट फर्स्ट ऑब्वियसली बिल्कुल सही है कि आपके पास जो थाइलमस ग्लैंड है इट इज़ बीनीथ दी स्टेरनम. ठीक है, जो ब्रेस्ट बोन होती है इसको हम स्टेरनम भी कहते हैं. बिल्कुल सही दिया गया है. द सेकेंड इज ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द टी लिम्फोसाइट सेल्स. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू. So 52nd question, consider the below statements. Okay, so leophilic souls are more stable than leophobic souls. ठीक है, obviously it is right. ठीक है, leophilic souls कौन सी होती हैं? जो कि liquid loving souls होती हैं. leophilic. ठीक है, philic का मतलब loving, जो liquid loving souls होती हैं. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर करेक्ट बिकॉज उनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है. कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, वो हम आगे चल के देखते हैं. फिर उसके बाद जो लियोफिलिक कोलाइडल्स हैं दे आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड. ऑब्वियसली लियोफिलिक है तो आपके पास जो है दे आर लिक्विड लविंग, तो मतलब वो जो है वो अच्छी तरह से सॉल्वेट तो हो ही जाएंगे. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर राइट. स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, सो द ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो स्टेटमेंट फर्स्ट, लियोफिलिक सोल्स दे आर मच मोर स्टेबल देन द लियोफोबिक सोल्स. दिस इज बिकॉज द लियोफिलिक यानी कि सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग सोल्स, ये जो है वो आपके पास बहुत अच्छे से इनका जो है वो इंटरेक्शन बन जाता है आपस में. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो अच्छी एफिनिटी रहती है सॉल्वेंट के साथ, और उनके और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में बाहर वाली साइड जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स, और इसी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से दे आर मच 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 मोर स्टेबल देन द फोबिक सोल्स. ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो लियोफिलिक कोलाइडल्स जो हैं ऑब्वियसली जो नाम है वही बता रहा है कि इनकी एफिनिटी जो है वो सॉल्वेंट के साथ काफ़ी अच्छी होती है. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, दैट इज़ बायोगैस. ठीक है, तो आपके पास कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बायोगैस यानी कि मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, फ्रॉम द मिथेनोजेंस दैट आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स. सो द आंसर इज डी. ठीक है, आर्च बैक्टीरिया जो हैं दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया जो कि मीथेन का प्रोडक्शन जो है वो करते हैं. सो मीथेन जनरली जो है वो आपके पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको मिथेनोजेंस कहते हैं उनसे प्रोड्यूस होती है. सो मिथेनोजेंस जो हैं वो दे फॉल अंडर द डोमेन ऑफ द आर्क बैक्टीरिया. तो द आंसर इज़ डी. ओके, सो देन 54th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन एंटर्स the magnetic field at the right angles to it as shown below. The direction of the force according to the Fleming law, ये किस तरह से जो है वो एक्ट करेगी. सो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लॉ जो है वो कुछ इस तरह से होगा. तो आपके पास जो है जो सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपके पास इस तरह से जा रहा है, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है. सो इट विल बी अंडर इनटू द पेज. ठीक है, सो द सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो देन उसके बाद 55th इज प्रेसोबायोपिया अकर्स ड्यू टू. द फर्स्ट ऑप्शन इज आई बॉल बहुत छोटी हो चुकी है. बी ऑप्शन है कि आई बॉल का एलोंगेशन हो चुका है. सी जो है आपके पास सिलरी मसल्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं. और डी जो है वो ये कहता है कि जो आपके पास आई लेंस का कर्वेचर है दैट इज़ टू एक्सटेंसिव. ठीक है, सो आपके पास प्रेसोबायोपिया किस तरह से होता है. सो प्रेसबायोपिया बेसिकली इसके अंदर जो आपके पास जो लेंस है, जो आईज़ का लेंस होता है वो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाता है. ठीक है, सो क्यों एडजस्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज आपके पास जो सिलरी मसल्स हैं वो ग्रेजुअली वीक होते रहते हैं. आपकी एज हो जाती है 40 से 60 तक, धीरे 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 जो आपकी आई साइट है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, सो वही चीज़ जो है वो आपके पास लिखी गई है दैट द प्रेसबायोपिया
ये इट इज़ द विजन कंडीशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर जाता है 40 से लेके 65 की एज में ये होता है। अगर आपके पास बहुत छोटा आई बॉल होगा देन इट विल लीड टू फार साइटेडनेस। अगर इलोंगेशन होगी तो आपके पास नियर साइटेडनेस आ जाएगी। ठीक है, अगर कर्वेचर ख़राब हो जाएगा देन अगेन आपके पास जो है वो फार और नियर साइटेडनेस जैसी कुछ कंडीशन बन जाएगी। बट द करेक्ट आंसर इट इज़ द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलरी मसल्स। सो द सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो 56. Consider the statement. Chemistry is the science of molecules and their transformations. It is the science not so much of 100 elements but infinite variety of molecules that may be built from them. ठीक है जी। सो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं हमें भी गूगल करके ही पता चलते हैं। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एट ऑल। सो द डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपके पास हॉफमैन ने ये जो है वो बात कही थी। ठीक है, सो दिस इज़ डी नॉट सी, डी है ये गलती हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट है, हॉफमैन ने ये जो है स्टेटमेंट कही थी। फिर उसके बाद 57th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी is important because it determines the strength of one of the four forces of nature। बिल्कुल 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 सही बात है। And statement second, by knowing g an accurate value of Earth's mass could be finally obtained। बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है, क्यों? Because F it is equal to G M over R square। ठीक है जी, इसके बारे में पता होगा आपको, इसके बारे में पता होगा, G के बारे में पता है आपको, और फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप जो अर्थ का मास है दैट यू कैन कैलकुलेट। ठीक है जी। सो स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑब्वियसली आपके पास जो बाकी फोर्सेज होती हैं दैट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो चौथी नेचुरल फोर्स मानी जाती है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड ऑब्वियसली आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, जी के बारे में पता चल गया तो आपको एम के बारे में भी, मास ऑफ अर्थ के बारे में भी पता चल जाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। देन नटैलिटी इट रेफर्स टू। सो नटैलिटी का बेसिक सा जो है वो मतलब होता है दैट इट इज़ अ टर्म ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसका मतलब है द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सो ऑब्वियसली कितने जो है वो और इंडिविजुअल उस इकोलॉजी के अंदर ऐड हुए हैं, दैट इज बेसिकली नटैलिटी। सो द ए इज द करेक्ट आंसर। सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ द बर्थ्स ड्यूरिंग विच number of birth during a given period of population that has been added to the initial density। ठीक है, सो ए इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी जो है वो एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं। टू द नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, सो इसको हम मॉर्टेलिटी कहते हैं, नटैलिटी नहीं होता है। सो द सी ऑप्शन इट इज़ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द सेम स्पीसीज दैट हैव केम इन टू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, इसको हम इमिग्रेशन या फिर माइग्रेशन कहते हैं। देन उसके बाद डी टू द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल हु हैव लेफ्ट, सो इसको जो है वो इमिग्रेशन फ्रॉम ई जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, सो द ए इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देन उसके बाद 59th लिटमस सोल्यूशन, ये एक पर्पल कलर की डाई होती है, कहाँ से आती है? ये लाइचन से आती है। ठीक है, सो आपके पास जो है दैट इज़ द सेकेंड ओनली, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो लिटमस इट इज़ द वाटर सॉल्युबल मिक्सचर, एक डाई होती है जो कि लाइचन से आती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लाइचन्स हैं, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डेप्थ। ठीक है, डेंड्रोग्राफा जैसे कुछ लाइचन्स होते हैं, उससे हम इस डाई को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो आपके पास जो है वो हिबिस्कस से नहीं आती है, लाइचन से आती है, लोटस से नहीं, लिली से नहीं, लाइचन्स ही एक जो है वो वायबल आंसर आपके पास बचता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट। सो 60th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और इसके अंदर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें जो है वो देखना था कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, प्लानेरिया, स्पायरोगैरा, अमीबा, यीस्ट। ठीक है, प्लानेरिया बेसिकली इसके अंदर जो है वो आपके पास अगेन फ्यूजन होता है। सो आपके पास प्लानेरिया बडिंग नहीं होती है, इसके अंदर जो है वो रीजनरेशन होता है। ठीक है, दे बेसिकली प्लानेरिया जो है इट इज़ कट इनटू पीसेस, और फिर जो है वो अलग अलग जो पीसेस हैं वो इंडिविजुअल्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो स्पायरोगैरा की बात आती है। स्पायरोगैरा इट इज़ करेक्ट, बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन से स्पायरोगैरा का रिप्रोडक्शन जो है वो होता है।
ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक फिलामेंट इट ब्रेक्स इनटू दी स्मॉलर फ्रेगमेंट्स और फिर जो है वो हर एक फ्रेगमेंट जो है अलग अलग से ग्रो करता है। अमीबा के अंदर बेसिकली आपके पास बाइनरी फीजन होता है, यीस्ट के अंदर फीजन नहीं, इसके अंदर जो है वो बडिंग होती है। सो ओनली वन पेयर इट इज करेक्ट, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। फिर उसके बाद 61 की बात आती है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है। ठीक है। सो आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, पैंक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। अगर ये दो भी आते हैं तब भी जो है वो आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है जी। सो द आंसर इट इज़ वेरी इजी, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। पिट्यूटरी जो है वो आपके पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, पैंक्रियाज जो हैं वो आपके पास इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं, थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन रिलीज कर रहा है, एडरलिन जो है जो आपके पास जो है वो अगेन जो है वो एडर्नल जो है वो एडरलिन रिलीज कर रहा है। ठीक है। सो आपके पास डी इज़ दी करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हमें बेसिकली जो माइटोटिक डिवीज़न है उसके फेजेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखना था। सो इट वाज वेरी सिंपल। तो आपके पास जो है वो अगेन किस तरह से होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है। सो ए इज़ दी राइट आंसर। पहले प्रोफेज होता है, प्रोफेज के अंदर बेसिकली जो इन्वेल्प है वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद आपके पास मेटाफेज आता है, मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर जो है वो आपके पास सेंट्रोम जो आपके स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स को मिडल में ले आते हैं, दैट इज़ दी मेटाफेज। फिर उसके बाद एनाफेज होता है, जो सेल है, जो क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, दे आर पुल अपार्ट। फिर उसके बाद जो है आपके पास टीलोफेज आता है, टीलोफेज के अंदर दो अलग अलग सेल्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं या फिर ऑलमोस्ट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है। जो इसमें खासियत ये होती है दैट द न्यूक्लियर एनवेल्प इट रीअपीयर्स। फिर उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन द रे ऑफ द लाइट इट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट स्लोज डाउन एंड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। लेट्स से दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द नॉर्मल। तो आपके पास जो है ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल की तरफ जो है वो इस तरह से झुक जाएगी। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास बड़ा होने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, इससे बिल्कुल उल्टा हो गया, इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बिल्कुल सही बात है। सो सी इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। देन उसके बाद एक बार इसको खुद जो है वो एक बार स्टॉप करके खुद देख लेना। ठीक है। देन उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इट इज़ केप्ट एट इन्फिनिटी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस इट इज़ ऑब्वियसली इट इज, देखिए दिस इज आपके पास जो है दिस इज द कन्वेक्स लेंस, इन्फिनिटी से आपके पास आ रही है, रेज आ रही हैं और ये जो है वो कहाँ पे आएंगी, ये लेट्स से दिस इज द फोकस। ठीक है। तो ये जो है वो कहाँ पे टकराएंगी, फोकस के ऊपर टकराएंगी। तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा ये ऑलमोस्ट जो है वो एक पॉइंट जैसा बन जाएगा, बट द ऑब्जेक्ट इट विल बी रियल इमेज है एंड इट विल बी इन्वर्टेड। सो रियल एंड इन्वर्टेड, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो फिर उसके बाद 65th आ जाता है। 65th हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम कौन से मेंडलियन डिसऑर्डर्स हैं? मेंडलियन डिसऑर्डर का मतलब है कि जो आपके पास मेंडलियन पैटर्न को फॉलो कर रहे हों, दे आर नोन एज द मेंडलियन डिसऑर्डर्स। हीमोफीलिया, येस इट इज सेक्स लिंक्ड बट इट जो आपके पास मेंडलियन ऑर्डर है, जीन्स उसको फॉलो करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, येस। सिकल सेल एनीमिया, येस। डाउन सिंड्रोम, नो। डाउन सिंड्रोम इट इज द क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है। तो आपके पास जो है सी इट इज द राइट आंसर। ठीक है जी। देन उसके बाद यारलंग जांगपो रिवर इट एक्ट्स एज द एक्चुअल जोग्राफिकल बैरियर बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू डिफरेंट स्पीसीज। और इसके अंदर टू डिफरेंट स्पीसीज कौन कौन सी बात हो रही है? चाइनीज पांडा और हिमालयन पांडा। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। बिकॉज अगेन स्पीशाइजेशन के अंदर हम ये मानते हैं, जब हम पांडा की स्पीशाइजेशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये माना जाता है कि यस जो आपके पास यारलिंग यांगपो रिवर है वो बहुत सारी फिशेस और उसी के साथ ये जो पांडा की चाइनीज़ और इंडियन हिमालयन पांडा है, इनकी दो स्पीसीज़ के अंदर ये एक जोग्राफिकल बैरियर बनता है और उसकी वजह से दोनों का स्पीशाइजेशन हुआ है। वी डू बिलीव इट। सो आई
मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस हैं दैट दिस स्टेटमेंट इट इज़ करेक्ट. देन उसके बाद सेकंड जो है, द फेशियल कलर ऑफ चाइनीज़ पांडा, ये ज़्यादा लाल रहता है. हिमालयन पांडा का इट इज़ मोर वाइटिश. ठीक है, सो आई बिलीव दैट सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. फिर उसके बाद 67th आपके पास जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है, ये नेवल एक्सरसाइज नहीं होती है, इट इज़ द एरियल एक्सरसाइज. ठीक है, सो इट इज़ द फॉल्स. जो आपके पास पिच ब्लैक है दैट इज़ एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. ठीक है, तो आपके अगेन इट इज़ नॉट मल्टीलेटरल, बायलेटरल एक्सरसाइज होती है. क्वाड ग्रुप का इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है. देन उसके बाद एक्सरसाइज एम्स एट, ये गलत कुछ डाल दिया है, एम्स टू hone operational skills, imbibe best practices, procedures in the maritime domain. नहीं जी, marine जो है ये exercise ही नहीं है. although very carefully sorted statements. ठीक है, तो लेकिन बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेवल एक्सरसाइज, ये जो है वो एक एरियल एक्सरसाइज होती है, एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, तो इसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, सो पिच ब्लैक इट इज़ नॉट अ नेवल एक्सरसाइज. ठीक है, ये आपके पास जो है एक एरियल एक्सरसाइज होती है और इट इज़ एसोसिएटेड विद द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी. ठीक है, तो क्वाड के साथ इसका जो है वो ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है. देन उसके बाद सेकंड जनरली ट्रू होता है. अगर मैरीटाइम एक्सरसाइज है तो सेकंड वाज राइट, बट इन द केस ऑफ द पिच ब्लैक बेसिकली इट इज़ नॉट दी मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो फ्लॉड नज़र आता है. ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो यारकोविंस्की इफेक्ट क्या है. यारकोविंस्की इफेक्ट बेसिकली एस्ट्रॉयड को मैप करने के लिए हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दैट व्हाट इज़ द यारकोविंस्की इफेक्ट. ठीक है, रिसेंटली इट वाज आल्सो इन द न्यूज़, तो यहाँ से वहाँ से जो है ये सवाल पूछा गया. फिर उसके बाद 69th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिटीज ऑन द बैंक ऑफ द गैंगिस रिवर और द गंगा रिवर. ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें जो है वो इनको क्रोनोलॉजिकली पेश करना था. ठीक है, सो आपके पास सबसे पहले अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जो है वो आएंगे, सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास पटना आएगा इन द स्टेट ऑफ बिहार. फिर उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर होंगे, वी विल रीच वाराणसी. ठीक है, फिर उसके बाद वाराणसी से फर्दर हम वेस्ट की तरफ आएंगे तो हमारे पास इलाहाबाद आ जाएगा, अब जिसको प्रयागराज का नाम दिया गया है. फिर उसके बाद फर्दर हम जो है वो जब वेस्ट की तरफ आएंगे वी विल एनकाउंटर कानपुर. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद एंड कानपुर. ठीक है, सो 70th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग G20 ग्रुपिंग. यूरोपियन यूनियन बिल्कुल इसका मेंबर है. फिर उसके बाद G20 समिट, इसको फॉर्मली समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है. एंड द थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट G20 मीटिंग जो है वो 2012 के अंदर नहीं हुई थी. जो आपके पास जब सेंट्रल बैंक के गवर्नर जब मीट किया करते थे इट वाज 1999. फिर उसके बाद जो फॉर्मल मीटिंग है वो 2008 के अंदर लीडर्स की, वर्ल्ड लीडर्स की शुरू हो गई थी या फिर स्टेट हेड्स की शुरू हो गई थी. ठीक है, सो द थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो द राइट आंसर इट इज़ ए. ओके, सो वही चीज़ जो है वो यहाँ पे बताई गई है. फिर उसके बाद in India as member of which of the following constituents of the World Bank. ठीक है, मीगा का मेंबर है, बिल्कुल जी है. फिर उसके बाद ICSID का मेंबर है, नहीं, ना ब्राज़ील ना इंडिया. ठीक है, ये दो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो कि इसका कभी भी मेंबर नहीं रहे. फिर उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बिल्कुल जी है, IBRD बिल्कुल जी है. ठीक है, सो द आंसर सेकंड को काट दो, एलिमिनेट कर दो, बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है जी, सो बी इट इज़ द राइट आंसर. यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा. ठीक है, फिर उसके बाद 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर क्रीक. सर क्रीक इट इज़ द 98 किलोमीटर. कई किताबों के अंदर 98 दिया गया है, कईयों में 96 भी दिया गया है. ठीक है, तो आई बिलीव दैट 90% ऑफ द टाइम्स इट इज़ राइट. ठीक है, इतना ऊपर नीचे जो है वो चल जाता है. ठीक है, सो अनहैबिटेड टाइटल एस्टरी बिटवीन द ईरान ऑफ कश मार्शलैंड्स ओपन टू द अरेबियन सी, बिल्कुल सही बात. देन इट डिवाइड्स द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात एंड द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल जी सही बात, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द सी. ठीक है जी, फिर उसके बाद ओके सी. फिर उसके बाद 73rd, अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ. ठीक है,
सो आपके पास जो है मेरे हिसाब से इन सभी ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज आपके पास सोना पानी ग्लेशियर जो है वो बहुत छोटा ग्लेशियर है। ठीक है, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ 7 किलोमीटर से भी कम की लेंथ आती है इसकी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सर्टन सोर्सेज, तो मेरे हिसाब से सोना पानी जो है इट इज़ दी शॉर्टेस्ट वन। तो लेकिन आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। सो मतलब इसका अगर हम विश्लेषण करें, जो आपके पास ब्याफो ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा है, थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, और इसकी अगर लेंथ की बात की जाए 63 किलोमीटर की इसकी लेंथ आती है। फिर उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर की अगर बात की जाए तो अगेन इट इज़ एडजेसेंट टू ब्याफो ग्लेशियर, और ये जो है वो आपके पास 49 किलोमीटर की लगभग इसकी लेंथ आती है। जो आपके पास सोना पानी ग्लेशियर है ये ज़्यादा ना ही वाइडली रिपोर्टेड है, बहुत छोटा सा ग्लेशियर है। फिर उसके बाद आपके पास बारह सिंगारी ग्लेशियर की अगर बात की जाए 28 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ आती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये। फिर उसके बाद जो है वो ड्रांग ड्रूंग ग्लेशियर की अगर बात की जाए 23 किलोमीटर की इसकी लेंथ आती है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी ब्याफो, हिस्पर, बारह सांगरी, 12 शिंगरी, और उसके बाद जो है वो ड्रांगडू। तो आपके पास इस तरह से ये होना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा कुछ आपके पास जो है वो सोना पानी पीछे किसी में नहीं है। सो आई थिंक अगर मैं आपकी जगह पे होता तो इस ऑर्डर को देख के, इन बाकी चारों के ऑर्डर को देख के सोना पानी को निगलेक्ट करते हुए मैं ए को जो है वो मार्क कर देता। ठीक है, परफेक्टली राइट, इसमें जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद द प्लेस नोन एज दी वागा ऑफ गुजरात। ठीक है, इट अलाउज सिविलियन टू व्यू दी फेंस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। सो इट इज़ दी नाड़ा बेट। ठीक है, नाड़ा बेट के बारे में जो है वो आप बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, देन उसके बाद अगेन एक टनल के ऊपर जो है वो सवाल पूछा गया था, और टनल के बारे में ये स्टेटमेंट जो है वो दी गई। इट इज़ अ पार्ट, इट इज़ अ पार्ट। ठीक है, ए और पार्ट दोनों डिफरेंट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दी बलीपारा चारद्वारा टोंग रोड, सॉरी, इट इज़ द पार्ट ऑफ दी बलीपारा चारद्वार टोंग रोड। ठीक है, और ये जो है वो ऑब्वियसली चाइनीज़ बॉर्डर का एक स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट रहा है, और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो है वो प्रोजेक्ट रहा है, और BRO ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। सो ऑब्वियसली इट इज़ दी सेला टनल। ठीक है, सो रिसेंटली इट वॉज इन दी न्यूज़। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को कवर करना भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ दी सेला टनल। दिस इज़ इट। Hello everyone, and let's see the question number from 76 onward, and what are their right answers here. So question number 76, this question is basically related to the Indus Valley civilization, और यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं कि टेराकोटा मॉडल हमें बानावाली में मिला है, एविडेंस ऑफ प्लॉट हमें जो है वो कालीबंगन में मिले हैं, एंड वी गॉट द traces of a canal for irrigation. तो if you look at these 3 statement, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं। बानावाली में हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, प्लॉक फील्ड भी हमें कालीबंगन में मिली है, और सुरतगई अफगानिस्तान में हमें कुछ ट्रेसेस ऑफ इरिगेशन के यहाँ पे मिलते हैं। तो जिसके चलते इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 1, 2, 3 यानी कि डी इज़ द राइट आंसर है। आफ्टर दैट वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, महाजनपद और उनकी कैपिटल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से पेयर करेक्ट मैच करते हैं। अवंती की कैपिटल जो है उज्जैन थी, दिस इज़ करेक्ट। कोसाला की कोसंबी थी, नो। श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी। मगध का ग्रीवराज राजगृह इसकी कैपिटल रह चुकी हैं, और गंधारा की तक्षशिला थी। तो ये तीनों जो पेयर हैं ये रॉन्ग हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए है, ओनली 1 पेयर मैच हियर। After that, question number 73rd, it is related to what is a votive inscription. So it means a gift made to religious institution here. So the right answer is B here. Then come the question number 79. It is related to the Harshvardhan Empire here. The Harshvardhan Empire become more feudal and decentralized than the Gupta. This statement is right. Harsh is credited with paying of cash to his officer
एंड ही इज़ डिफरिंग फ्रॉम हिज एंशिएंट प्रेडिसर्स। ये यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि हर्षवर्धन ने अपने ऑफिसर को कैश की जगह पे ज़्यादा उसने जो लैंड थी वो यहाँ पे जो थी दी थी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज़ द वन ओनली, ए इज़ द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 सतवाना से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। सतवाना गॉट द ट्रेसेस ऑफ द मैट्रिमिनियल सोशल स्ट्रक्चर। यस, क्योंकि अगर हम इनके और रूलर्स की बात करें, गौतमी पुत्र सतकर्णी, शरी सतकर्णी, तो वो सारे मैट्रिलिनियल्स के सोशल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करते हैं। दे वर द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण को लैंड ग्रांट देना शुरू किया था। तो इसके चलते ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। तो राइट आंसर जो है दैट इज़ सी हेयर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 81 संतर अक्षिता एंड दीपांकर, ये मेडिवल टर्म में किससे रिलेट करते हैं? तो ये दोनों ही बुद्धिज़्म के ग्रेट स्कॉलर्स थे। सो दैट इज़ हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है इट इज़ डी हेयर। 82 यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स की बात की गई है। वी हैव टू सी के कौन सा ट्रैवलर यहाँ पे जो है वो मैच यहाँ पे कर रहा है। सो वी सी हेयर के अल मसूदी, पारमारस, ये थोड़ा एक मैच कर रहा है, ये तीनों मैच नहीं कर रहे। आमिर खुसरो की बात करें तो ही केम लेटर ऑन, खलजी टाइम के ऊपर हम इसका ज़्यादा रूल देखते हैं। और अगर मार्को पोलो की बात करें तो पांड्या के टाइम के ऊपर हम इसका जो है वो राइवल यहाँ पे देखते हैं। सुलेमान का भी अगर हम देखते हैं तो ये पालास के टाइम के ऊपर हम इसका पार्ट देखते हैं। तो दैट इज़ वाई वी गॉट ओनली वन पेयर मैच हेयर, अल मसूदी हेयर। ठीक है, सो राइट आंसर इज़ ए हेयर। और इसके बाद हमारे पास कुछ राजपूत स्टेट हैं, उनकी कैपिटल है। गहदवाल का कैपिटल कन्नौज था, यस ट्रू। तोमर का कैपिटल दिल्ली था, यस ट्रू। चौहान का कैपिटल जयपुर, नो, ये हमारा इधर अजमेर का एरिया आ जाता है। और चंडेल का वो जैन था, इट इज़ रॉन्ग, चंडेल वार इन द खुजराहो इनका कैपिटल था। सो यहाँ पे हमारे दो पेयर मैच करते हैं। सो जिसके चलते हमारा राइट आंसर जो है इट इज़ बी हेयर। क्वेश्चन नंबर 84 एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट एक बामनी किंगडम के रूलर के बारे में दिया गया है जिसको कि टाइटल दिया गया था चीफ ऑफ द मर्चेंट। मलिक उल तुजार का टाइटल इसको दिया गया था। 8 प्रोविंसेस और तराफ में उसने अपनी जो पूरी बामनी किंगडम थी इसको डिवाइड किया था, ठीक है। और बहुत अच्छे मदरसा इसके द्वारा बनाए गए थे कैपिटल बिदर्स के अंदर। तो ये रेफरेंस किसके बारे में यहाँ पे दिया गया है? सो राइट आंसर इज़ द सी हेयर, महमूद गवन इज़ द राइट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर हम देखेंगे तो कुछ केव्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि ये जो केव हैं यहाँ पे पैलोलिथिक और मेसोलिथिक रिमेन्स भी मिलते हैं, पेंटिंग्स भी मिलती हैं डे टू डे लाइफ को। तो यहाँ पे अगर हम इस फीचर्स की बात करें तो ये हमें ज़्यादातर जो फीचर हैं जो भीम बेतका केव्स हैं मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे हमें ये फीचर्स मिलती हैं। सो राइट आंसर इज़ द सी हेयर। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में बात की गई, द फेमस पर्शियन राइटर ऑफ द मेडिवल इंडिया। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पियर हुमायूं एंड अकबर। ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाती है क्योंकि अमीर खुसरो जो थे वो खलजी डायनेस्टी के टाइम के ऊपर हम देखेंगे अलाउद्दीन खलजी के कंटेम्प्रेरी जो है रह चुके हैं। तो सल्तनत हिस्ट्री में उनका रोल मेन आता है, तो मुगल हिस्ट्री में नहीं आता। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। और अगर हम इसी पॉइंट को देख लेते हैं और अगर 1 को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो राइट आंसर इज़ 2 एंड 3, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक आ जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे 2 एंड 3 आ जाता है। दैट इज़ द आंसर इज़ द बी हेयर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक पावर स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। वैरन हेस्टिंग के टाइम के ऊपर जो इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका राइट क्रोनोलॉजी जहाँ पे हमारे पास क्या आती है। सो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास जो राइट आंसर है वो सी है, दीवान अदालत। दीवान अदालत के बाद सदर दीवानी अदालत, देन द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड आफ्टर दैट कम द रजिस्ट्रार्ड कोर्ट जो कि जुडिशियल रिफॉर्म वैरन हेस्टिंग के द्वारा किए गए थे। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी आ जाता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें तो कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको किसने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। सो यहाँ पे अगर हम कैलकाटा मदरसा की बात करें, लॉर्ड वेलेस्ले नहीं, ये लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। संस्कृत कॉलेज की बात करें तो संस्कृत कॉलेज वाज फाउंडेड बाय डेविड हेयर। तो ये भी हमारा जो है वो रॉन्ग मैच करता है यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय के साथ। और राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने वेदांता कॉलेज की फाउंडेशन रखी थी। तो हमारे ये 3 पेयर जो हैं ये रॉन्ग हो जाते हैं। हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड बाय डेविड हेयर, दिस इज़ करेक्ट। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है इट इज़ ए, ओनली 1 पेयर मैच हेयर।
Then come the question number 89 here. 89 question number related to the Company Act of 1784 के नीचे. This act give the British government supreme control over the company affair and administration in India. Yes, ये correct है. और इंडियन टेरिटरी को जो ब्रिटिश पोसेशन था ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था इस एक्ट के नीचे. द एक्ट प्रोवाइड स्पेशल पावर टू द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास हेयर, प्रोवाइडिंग इट मोर पावर इन टर्म ऑफ द रेवेन्यू मैटर. नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बल्कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास थी इट बिकम सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ द बंगाल. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. और इसके नीचे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल विद 6 कमिश्नर इस्टेब्लिश किया गया था. दिस इज राइट. तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बी आ जाता है, 1 and 3 ओनली. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं. जो 28 मंथ का रूल आता है कांग्रेस पार्टी का प्रोविंसेस लेवल पे 1937 में, तो उसमें क्या मेजर वर्क यहाँ पे किए गए. फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल इमरजेंसी पावर एक्वायर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1932 थ्रू पब्लिक सेफ्टी एक्ट वर रिपील्ड. ये राइट स्टेटमेंट है. इट आल्सो जो बैन थे इलीगल पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उस समय हिंदुस्तान सेवा दल या यूथ लीग, इनको हटाया गया. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बैन हटा दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, ये इनकरेक्ट है. क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर बैन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, इसलिए प्रोविंसेस गवर्नमेंट उसको रिमूव नहीं कर सकती थी. लेकिन ये जरूर था कि कांग्रेस के टाइम पे जो जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट की जहाँ पे प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो अब एक्टिवली जो थी अपना एक्टिविटी कर रही थी, लेकिन बैन नहीं हटाया गया. तो जिसके चलते हम देखेंगे राइट आंसर जो है वो 1 and 2, D इज़ द राइट आंसर ओनली. क्वेश्चन 91 के ऊपर हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान और इंटरम गवर्नमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इनमें से इनकरेक्ट यहाँ पे आ जाता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लिसिटली एक्सेप्टेड द पाकिस्तान डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग. नो, पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और बल्कि बाद में इन्होंने जब प्लान को रिवाइज़ किया गया था तो उसमें इन्होंने हिंदू मेजॉरिटी इंडिया और पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान की बात की गई थी. सो इम्प्लिसिटली एक्सेप्ट नहीं किया गया था. स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है. ठीक है. मुस्लिम लीग इनिशियली एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान. इनिशियली इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में इन्होंने इसको जो था एक्सेप्ट किया था. और इंटरम गवर्नमेंट जो थी ये सिर्फ कांग्रेस के मेंबर थे. नो, इसमें मुस्लिम लीग के भी 5 मेंबर इसके अंदर इंक्लूड यहाँ पे थे. तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है डी, ये तीनों हमारा इनकरेक्ट आ जाती हैं. और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा आ जाता है दरसाना साल्ट सत्याग्रह. महात्मा गांधी, इमाम साहिब और मणिलाल ने इसको लेड किया था. नो, महात्मा गांधी को दरसाना साल्ट से पहले अरेस्ट कर लिया गया था. तो इस साल्ट सत्याग्रह को लीड किया गया था बाय सरोजनी नायडू जी. तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन वायलेंस सत्याग्रह इन द इंडियन हिस्ट्री. येस, इट वॉज हेल्ड आफ्टर महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट लाइन दांडी मार्च. तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. तो जिसके नीचे हमारे पास राइट आंसर जो है बी आ जाता है, 2 and 3 ओनली. 93 विजयनगर और बामनी रूलर के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं कि दोनों में मैट्रिमोनियल रिलेशन बने थे. येस, दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू. विजयनगर रूलर ने मुस्लिम्स को आर्मी में इंट्रोड्यूस किया था. यस, आर्चरी के लिए मुस्लिम सोल्जर को रिक्रूट किया गया था. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है. तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो सी आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 भक्ति सेंट हैं, द भक्ति सेंट शंकरा और रामानुज, तो जो तमिलनाडु से, तो इनके बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं. तो अगर हम देखते हैं तो इनमें जो पहला स्टेटमेंट है, दे वर कंटेम्प्रेरी एंड दे बिलीव इन नॉन ड्यूअलिज्म, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है यहाँ पे. बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी हैं दे आर करेक्ट यहाँ पे, जिसके चलते हमारा जो राइट आंसर है वो बी आ जाता है, 2, 3 and 4 ओनली. क्वेश्चन नंबर 95 जो है वो चोला एम्पायर के ऊपर पूछा गया है, जिसके ऊपर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है. तो अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों करेक्ट आ जाती हैं. उत्तरा मिरूर इंस्क्रिप्शन में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है विलेज काउंसिल की यहाँ पे, जिसके अंदर हमें क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन भी मिलती हैं. और मेंबर ऑफ द कमेटी जो थे वरिया पिरू मक्कल, उनको बोला जाता था. तो ये हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जिसके चलते हमारा राइट आंसर जो है वो डी आ जाता है.
क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो मुगल पेंटिंग्स के ऊपर पूछा गया है। दसवंत एंड बासवंत, टू फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर कोर्ट, यस ट्रू। मुगल पेंटिंग्स रीच ए क्लाइमेक्स अंडर जहांगीर, यस करेक्ट है यहाँ पे। और औरंगजेब के लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो पेंटिंग्स था उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। तो जिसके चलते डी इज़ द राइट आंसर, 1 एंड 2 इज़ यहाँ पे करेक्ट है। 97 तुगलक आर्किटेक्चर की बात करी यहाँ पे, तो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द तुगलक आर्किटेक्चर वाज स्लोपिंग वॉल कॉल बैटर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बैटर इज एक्सटेंसिवली यूज बाय फिरोज तुगलक इन हिज बिल्डिंग, नो। फिरोज तुगलक या मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक की बात करें तो बैटर का यूज़ बहुत कम किया गया था। दे यूजली यूज़ किया गया रेड स्टैंडस्टोन, नो, रेड स्टैंडस्टोन का यूज़ नहीं किया गया, बल्कि ग्रे स्टैंडस्टोन का यूज़ भी साथ में किया गया, विच वाज चीपर एज कम्पेयर टू रेड सैंडस्टोन। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आ जाता है, इनकरेक्ट आ जाता है। तो जिसके चलते हमारा राइट आंसर जो है वो सी, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आर्टिकल 31A। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं, तो वी हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट है। डज नॉट इम्यूनाइज द स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज़ बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड इट हैज़ रिसीव हिज एसेंट। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो दिस बेसिकली दिस पार्ट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 31B विच इज़ वाइडर इन स्कोप एज कम्पेयर टू आर्टिकल 31A हेयर, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये हमारा इनकरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। दिस आर्टिकल डज नॉट प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू, डू दिस आर्टिकल प्रोवाइड द कंपनसेशन, ये आर्टिकल 31A जो है ये कंपनसेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है ये यहाँ पे आर्टिकल 31 का ए का जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ द डी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी जो है वो इनकरेक्ट आ जाती हैं। 99 इनमें से कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम तीनों को ही देखें, इट प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, it to take steps to secure participation of worker in the management of industry and to protect and improve the environment to safeguard, ये तीनों ही जो है करेक्ट हैं। तो राइट आंसर हमारे पास जो है वो डी आ जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास दे रखी हैं। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखते हैं डी, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे आ जाती हैं, जिसके चलते इसका जो राइट आंसर जो है दैट इज़ गिवन द डी हेयर। सो दिस इज़ द final answer key of the remaining question. So thank you very much.